और अब भोपाल से बड़ी खबर है। बीजेपी युवा मोर्चा का आज से प्रशिक्षण शिविर, जिसका आगाज सिवनी में हो रहा है। 2 दिनों तक प्रशिक्षण शिविर चलेगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीटी शर्मा भी शामिल होंगे। तो आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई सारी बैठकें बीजेपी में भी हो रही हैं। बीजेपी युवा मोर्चा का आज से प्रशिक्षण शिविर सिवनी में 2 दिनों तक ये शिविर चलने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष पीटी शर्मा कार्यक्रम से जुड़ेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा की भूमिका आगामी रणनीति के तहत क्या कुछ होगी, इसका फैसला इस शिविर में होगा। साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। किस तरह से कार्यकर्ताओं की भूमिका आगामी चुनाव में रहेगी, इस पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान बात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पीटी शर्मा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो सिवनी में 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर, जिसका आगाज आज से हो रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता इस दौरान इस शिविर में मौजूद रहने वाले हैं। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति पहले से ही बीजेपी की तरफ से तैयार की जा रही है। युवाओं को साधने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा किस तरह से काम करेगा, इस पर आज मंथन होगा। प्रशिक्षण शिविर में युवाओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। जो युवा कार्यकर्ता हैं, कैसे जनता के बीच पहुंचेंगे, कैसे तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर अपनी बात लोगों के सामने रख सकते हैं, इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष पीटी शर्मा कार्यक्रम में शामिल होकर इस पर बात करेंगे। साथ ही चर्चा की जाएगी बीजेपी युवा मोर्चा की आगामी रणनीति को लेकर। तो सिवनी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, जिसका आगाज आज से हो रहा है। पहला दिन आज बीजेपी युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता इस शिविर से जुड़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद इस शिविर में मौजूद रहने वाले हैं। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे से कि शरद श्रीवास्तव लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, सिवनी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, जिसको लेकर लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि युवाओं को टारगेट करने के लिए बीजेपी खास रणनीति तैयार करने जा रही है, क्या जानकारी? उसी का है और युवाओं पर फोकस इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि युवाओं का झुकाव जिस तरफ होगा वो हार और जीत में कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होता है। और अगर मिशन 2023 के लिहाज से देखें तो बीजेपी के जो प्रशिक्षण वर्ग हैं उनका जो सिलसिला है मांडू से शुरू हुआ, फिर झाबुआ में आदिवासी मोर्चे का भी हुआ और आज युवा मोर्चे का जो प्रशिक्षण वर्ग है वो यहाँ सिवनी में हो रहा है। इस वक्त हम सिवनी में ही मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिवनी का जो राजवाड़ा है वहाँ पर ये प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया है। और इस वक्त में जो सीधी तस्वीरें हैं वो हम प्रशिक्षण वर्ग से ही आपको दिखा रहे हैं। और प्रशिक्षण वर्ग की खास बात यह है कि इसमें जितने भी युवा मोर्चा हैं उसके करीब 250 जो पदाधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 11 बजे के करीब यहां पहुंचने का कार्यक्रम है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा वो यहां पर रहेंगे। तमाम और जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो सभी यहां पर रहेंगे। और ये जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको सीधी जो यहाँ प्रशिक्षण वर्ग स्थल है वहीं से दिखा रहे हैं। बाकायदा संभागवार जो बनाए गए हैं यहाँ पर स्टॉल, वहाँ पर लिख सकते हैं आप भोपाल संभाग है, नर्मदापुरम संभाग, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, ग्वालियर और चंबल, ये सभी संभागों के अलग अलग काउंटर के तौर पर जो रजिस्ट्रेशन है उसकी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जाएगी। तो निश्चित ही बीजेपी का जो फोकस है वो फोकस इसी बात को लेकर है कि जो युवा हैं उन युवाओं को कैसे चुनाव से पहले टारगेट किया जाए और उन पर कैसे फोकस किया जाए, उनको लेकर क्या कुछ रणनीति बीजेपी की हो, इन सारे मुद्दों को लेकर जो मंथन है वो ये माना जा रहा है कि इस प्रशिक्षण वर्ग में होगा। एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार युवाओं की जो भागीदारी है वो टिकट वितरण में कितनी होनी चाहिए, तो क्या उसको लेकर भी कोई फॉर्मूला तय होगा कि युवाओं को तरजीह मिलेगी या अनुभव को ज्यादा तरजीह मिलेगी। ये बहुत सारे जो पहलू हैं वो जब मंथन होता है तो उस दौरान में भी निकल के आते हैं। हालांकि जो अब तक हमारी पदाधिकारियों से बात हुई है, चाहे युवा मोर्चा के हों या प्रदेश संगठन के हों, उनका कहना यही है कि कैसे 2023 चुनाव की जो रणनीति है वो जमीन पर उतारना है, उसको लेकर पूरा जो मंथन है वो यहाँ सिवनी का जो प्रशिक्षण वर्ग है उसमें होगा। तो ये प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू होगा। आज और कल 2 दिन प्रशिक्षण वर्ग चलेगा और प्रशिक्षण वर्ग का जो उद्घाटन सत्र है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों इस प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल शरद, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस पक्ष में युवा होंगे उसी के पक्ष में नतीजे सामने आएंगे। और बीजेपी मुझे लगता है कि इस पूरी चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि युवाओं को साधने की बहुत ज्यादा जरूरत अभी प्रदेश में है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर कांग्रेस भी कई बार हमलावर रही है। हालांकि बीजेपी की अगर रणनीति की बात की जाए तो आगामी समय में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर युवाओं के लिए इसमें देखने को मिल सकता है।
अब बिल्कुल देखिए, बदलाव तो क्या है कि जब भी चुनाव आते हैं तो रणनीतियां पार्टियां अपनी अपनी बदलती ही हैं। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है, बीजेपी के जो जितने भी प्रशिक्षण वर्ग हो रहे हैं उनको अगर देखें तो कहीं न कहीं जो आदिवासी इलाके हैं, ट्राइबल्स के इलाके हैं, या जहां से ट्राइबल का इलाका लगता हुआ है, उन सारी इलाकों को फोकस करते हुए जो तैयारी है, जो प्लानिंग है वो की जा रही है। इससे पहले जैसा मैंने कहा कि जो बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग हुआ था उसे मांडू में आयोजित किया गया। मांडू में तमाम जो पदाधिकारी थे प्रदेश संगठन के वो मौजूद रहे। फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति मोर्चे का जो प्रशिक्षण वर्ग है वो झाबुआ में आयोजित किया गया। अब बीजेपी का जो युवा मोर्चा है, युवा मोर्चे का जो प्रशिक्षण वर्ग है वो सिवनी में आयोजित किया जा रहा है। तो एक जो बात निकल के सामने आती है, एक शहरी युवा और एक ऐसे युवा जो ट्राइबल्स इलाके में हैं उन पर कैसे फोकस करना है। तो ऐसी रणनीति जो दोनों लिहाज से बीजेपी के लिए कारगर साबित हो, उसको देखते हुए उस पर बीजेपी जो है काम कर रही है। और उसी कड़ी में इन प्रशिक्षण वर्ग को अगर हम देखें सिलसिलेवार तरीके से तो वो एक के बाद एक आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पूरी तैयारी सामने मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि प्रशिक्षण वर्ग में कुशाभाऊ ठाकरे की जो तस्वीर है वो यहाँ पर लगाई गई है। एक बड़ी सी जो प्रदर्शनी है वो प्रदर्शनी भी यहाँ पर है। मैं आपको प्रदर्शनी भी दिखाना चाहता हूँ। ये प्रदर्शनी दरअसल इससे पहले जब मांडू का प्रशिक्षण वर्ग हुआ था तब भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित और सरकार की उपलब्धियों पर आधारित जो एक गैलरी है वो लगाई गई थी। और वैसी ही एक गैलरी यहाँ भी आपको सिवनी में देखने को मिल रही है। तो आपसे बस कुछ ही देर बाद, क्योंकि 9 बजे का वक्त हो चुका है, करीब 11 से 11:30 के बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चलिए सर, देखना होगा क्या कुछ बड़ी बातें इस प्रशिक्षण शिविर के बाद निकलकर सामने आती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी, ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से एक और बड़ी खबर है। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों के बाद निगम अलर्ट मोड पर काम करने वाला है। बढ़ते मामलों के चलते नगर निगम का एक बड़ा फैसला सामने आ चुका है। प्लॉट मालिकों को 3 दिनों के अंदर सफाई करानी होगी। सफाई नहीं कराने पर निगम चालान भी काटेगा। तो भोपाल के कई इलाकों में 5000 से ज्यादा प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। खाली प्लॉटों पर गंदगी, कचरा, पानी भरने की वजह से मच्छर पैदा होते हैं और इसीलिए बड़ा फैसला निगम की तरफ से लिया गया है। 3 दिनों के अंदर प्लॉट मालिकों को सफाई करानी होगी, नहीं तो चालान भरने के लिए तैयार हो जाए। तो डेंगू और मलेरिया के मामले लगातार राजधानी भोपाल में बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर अब सख्ती बरतने के मूड में निगम का अमला नजर आ रहा है, क्योंकि भोपाल के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 5000 से ज्यादा खाली प्लॉट हैं और वहां पर कचरा होने की वजह से, जल जमाव होने की वजह से मच्छर पैदा होते हैं, जो कि डेंगू और मलेरिया का कारण बनते हैं। तो प्लॉट मालिकों को 3 दिनों के अंदर प्लॉट की साफ सफाई करानी होगी, नहीं तो चालान वसूला जाएगा। भोपाल के कई इलाकों में 5000 से ज्यादा खाली प्लॉट हैं और उनकी सफाई होना बेहद जरूरी, क्योंकि डेंगू और मलेरिया के जो मामले हैं राजधानी भोपाल में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का सबब भी बन चुका है। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण ये फैसला था। डेंगू और मलेरिया के मरीजों में लगातार इजाफा और उस पर अंकुश लगाने के लिए एक पहल निगम की तरफ से। बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें और खासकर राजधानी भोपाल में जिस तरीके से पिछले दिनों में डेंगू ने पैर पसारे, अकेले अक्टूबर के महीने में 183 नए मरीज सामने आए थे। इसके साथ ही जो मलेरिया के मरीज हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि जो मच्छर हैं वो बड़ी संख्या में राजधानी में पनप रहे और वो कहीं ना कहीं लोगों को बीमार कर रहे हैं। और यही कारण है कि अब नगर निगम ने एक आदेश जारी किया है और कहा है कि जितने भी खाली प्लॉट पड़े, जिनकी संख्या लगभग 5000 के आसपास जो है वो बताई जा रही है, ऐसे प्लॉट मालिकों को साफ ताकीद दे दी गई है कि 3 दिन के अंदर उनको अपने प्लॉट की साफ सफाई करनी होगी। यदि बारिश के बाद वहाँ जल भराव की स्थिति है तो वो पानी की निकासी की जाए और यदि कचरा पड़ा हुआ है और जिससे गंदगी हो रही है तो उसको भी साफ कर दिया जाए, ताकि अगर इलाका साफ स्वच्छ रहेगा तो मच्छर नहीं पनपेंगे और मच्छर अगर नहीं पनपेंगे तो डेंगू और मलेरिया जैसी जो बीमारियां हैं उससे लोगों को बचाव हो सकेगा। खासकर राजधानी का करौंद हो, अयोध्या बाईपास हो या अवधपुरी का इलाके है, ये इलाके जो है वो नए विकसित हो रहे इलाके हैं और इस इलाके में बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्हें प्लॉट अपने
छोड़े हुए हैं और यहाँ पर जिस तरीके से जल भराव की स्थितियाँ बन गई थी या लंबे समय से उन प्लॉट्स पर की कोई देखरेख नहीं हो रही और ऐसे में आस पड़ोस के लोग ही उसमें कचरा फेंक देते हैं और लंबे समय से कचरा जमा होने के चलते वहाँ कहीं ना कहीं मच्छर पनप रहे हैं। और इस सब की बीमारियों से निपटने के लिए सरकार तो अपने स्तर पर कदम उठा ही रही है। जो इलाके हैं वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था हो, फॉगिंग की व्यवस्था हो या डेंगू के लार्वे के सर्वे की बात हो, लगातार की जा रही है। लेकिन जो खाली प्लॉट पड़े हैं उन पर कहीं ना कहीं कोई अंकुश अभी तक नगर निगम की तरफ से नहीं था। यही कारण है कि नगर निगम की तरफ से एक सर्कुलर जारी कर दिया गया और सभी लोगों को 3 दिन में वो प्लॉट्स जो है वो साफ करने के निर्देश दिए गए और यदि 3 दिन के अंदर ये प्लॉट्स खाली नहीं होंगे यानी उनकी सफाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में नगर निगम इन पर जुर्माना भी करेगा। जी चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी शैलेंद्र के आगे जाकर किस तरह का फैसला इस पर लिया जाता है और कितना असर इस फैसले का नजर आता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते रायपुर से बड़ी खबर है, आरक्षण पर राजभवन से सरकार को चिट्ठी आई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ये पत्र है। उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखते हुए सरकार से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मांगी है। विशेष सत्र बुलवाकर आरक्षण विधेयक पारित करवाएं, इस पत्र में लिखा गया है अनुसुईया उइके की तरफ से, या फिर अध्यादेश लाकर समस्या का समाधान किया जाए। जनजातीय समाज में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी असंतोष का हवाला देते हुए तत्काल कोई ठोस कदम उठाने के लिए निर्देशित किया है सरकार को और साथ ही सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी इस पत्र के जरिए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मांगी है। तो साफ तौर पर स्पष्ट है, राज्यपाल की तरफ से लिखा गया है कि विशेष सत्र बुलवाकर आरक्षण विधेयक पारित करवाएं या जो भी प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं इस बारे में भी जानकारी दें कि आगे जाकर जनजातीय समाज में आरक्षण को लेकर किस तरह से सरकार पहल करने वाली है। हालांकि असंतोष लगातार लोगों में आरक्षण को लेकर बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला लेने की जरूरत, जो कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी इस पत्र में मेंशन किया है। अध्यादेश लाकर समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवाना चाहिए। तो आरक्षण पर राजभवन से सरकार को चिट्ठी मिली है। राज्यपाल अनुसुईया उइके की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह पत्र लिखा गया है। आरक्षण को लेकर सरकार की तरफ से जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं उस बारे में भी जानकारी मांगी है। साथ ही साफ शब्दों में लिखा है कि विशेष सत्र बुलवाकर आरक्षण विधेयक पारित करवाएं या फिर अध्यादेश लाकर समस्या का समाधान करें। जनजातीय समाज में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए, और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी ममता लांजेवार रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, आरक्षण का मुद्दा जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आमतौर पर आमने सामने आते रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा ये स्पष्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है सरकार। कई सारे वकील जो कि सरकार का पक्ष रखने के लिए भी तैयार सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस बीच इस तरह से चिट्ठी का आना राजभवन की तरफ से, आगे क्या कुछ प्रक्रिया हो सकती है? देखिए, जो हालिया जो आदेश जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो हालिया निर्णय दिया है कि 32 अनुसूचित जनजाति हालिया निर्णय दिया है, उसे अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है वो 32% से घटकर 20% हो गया और इसको लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में इस निर्णय के बाद लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर हमलावर थे और बीजेपी ने पैदल मार्च करके राजभवन तक घेराव भी, राजभवन भी गए थे और ज्ञापन भी दिया था राज्यपाल को। कांग्रेस ने हमेशा ये कहती रही है कि सुप्रीम कोर्ट में देश के 3 बड़े वकील वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं और कहीं भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कहीं भी आरक्षण के साथ जो आदिवासी समाज है उसके साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होगा और सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जो पुराना आरक्षण है उनको वो मिल जाए। अब इसी को लेकर अगर हम बात करें तो लगातार सियासत जारी है। आदिवासी समाज के लोग भी अलग अलग तरीके से मोर्चा खोले बैठे और पहले भी ये बात आई थी कि क्या इस पे अध्यादेश लाया जा सकता है या विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। अब राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को और ये पूछा है कि सरकार ने इस मसले पर अब तक की क्या कार्रवाई की है, सरकार के आने वाले समय में किस तरह से कदम है। उन्होंने ये भी कहा है या तो विशेष सत्र बुलाया जाए या अध्यादेश लाया जाए, जो भी हो उसको लेकर एक तरह से राजभवन से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी प्रक्रिया होगी उसको लेकर राजभवन का जो साथ है वो सकारात्मक रहेगा। जाहिर तौर पर
इस मसले को लेकर लगातार सियासत तो हो ही रही है, लेकिन जब राजभवन से चिट्ठी चली गई है, चूंकि अलग अलग तरीके से लोग लगातार राजभवन जा रहे थे, चाहे बीजेपी की बात करो, चाहे आदिवासी समाज की बात करें, सर्व आदिवासी समाज के लोग भी राज्यपाल के पास में जा रहे थे। और अब चूंकि चिट्ठी गई है, उसके बाद में देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से चिट्ठी में जवाब क्या दिया जाता है, क्योंकि विशेष सत्र को लेकर अगर हम बात करें तो उसको लेकर बयान भी पहले जारी किया गया था। सबसे पहले जो मंत्री कवासी लखमा है, उन्होंने कहा था कि विशेष सत्र सरकार बुला सकती है और इस पर बात हो सकती है। हालांकि उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि सबसे अब वो ब्रह्मास्त्र है, आखिरी जो वो हथियार है, लेकिन उसके पहले अभी चूंकि अलग अलग कोर्ट में जा रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी बैठक हुई थी और उस बैठक में तमाम सिलसिले ममता बीते दिनों देखने को मिले हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार उस पर अगला कदम क्या उठाती है। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ की हम चर्चा करें तो रायपुर से एक और बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ महतारी के मुद्दे पर भी सियासत लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर एक ट्वीट किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के 3 राज्यसभा एमपी का पोस्टर जारी किया है। 3 राज्यसभा सांसदों का लापता पोस्टर जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। पोस्टर में रंजीत रंजन, केटीएस तुलसी, राजीव शुक्ला की तस्वीरें शामिल हैं। ट्वीट कर बीजेपी ने सवाल भी पूछा है कि छत्तीसगढ़ महतारी कहां है? तीनों सांसद दिल्ली बिहार के सांसद राज्योत्सव में क्यों नहीं आए? तो तस्वीरें इस ट्वीट की आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी की तरफ से ये ट्वीट है। छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर लगातार चर्चाएं बीजेपी कांग्रेस के बीच हो रही हैं और एक बार फिर से बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 3 राज्यसभा सांसदों की तस्वीरें ट्वीट की हैं और पूछा है कि छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव में ये तीनों सांसद शामिल क्यों नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं। कोरबा से बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर के बेटे ने जमकर हंगामा किया है। नशे में धुत संदीप कंवर ने जमकर हंगामा मचाया। हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सड़क के सामने लेटकर बस को रोका, लोगों के साथ भी अभद्रता की है। ट्रांसपोर्ट नगर के नए बस स्टैंड की घटना, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नहीं है भैया, चुप है, कोई मारा हाथ जोड़ रहा हूँ, नहीं है। नंबर बोल दे एम्बुलेंस को थोड़ा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे श्योपुर की, जहां पर पक्की सड़कें खलिहान में तब्दील हो चुकी हैं। दबंग किसानों ने सड़क को खलिहान बना दिया है। डामर सड़क पर फसलें सुखाई जा रही हैं। धान, तिल्ली और बाजरे की फसलें धान सड़कों पर सुखा रहे हैं। श्योपुर से ठूंटर तक की सड़क, जिसे खलिहान में तब्दील कर दिया गया है। राहगीरों की इससे परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। खराब और पथरीले रास्तों से वाहन चालक होकर गुजर रहे हैं और इस बीच तस्वीरें देखिए श्योपुर की, किस तरह से निडर होकर किसान सड़क को खलिहान में तब्दील करे हुए हैं। धान, तिल्ली और बाजरे की फसलों को इस तरह से सड़क पर खुलेआम सुखाया जा रहा है। ये सड़क जो कि श्योपुर से ढोडर तक होकर गुजरती है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या स्थिति श्योपुर में? जी बिल्कुल अवंतिका, जिस तरह की बात करें तो सड़क तो वाहन और राहगीरों के निकलने के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात है कि इस पूरी सड़क को खलिहान में तब्दील कर दिया गया है। जो दबंग टाइप के किसान हैं, उन्होंने अपनी पूरी फसल को सड़क पर बिछा दिया है और उसे सुखाया जा रहा है। ये आज से नहीं है, बीते कई दिनों से चल रहा है और यहाँ होकर के तहसीलदार से लेकर दूसरे अधिकारी निरीक्षण पर और दूसरी जगहों पर आते जाते रहते हैं, लेकिन वो भी इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में जो वाहन चालक हैं, राहगीर हैं, उन्हें उबड़ खाबड़ रास्ते से नहर के कैनाल से होकर के गुजरना पड़ रहा है। साइड लेते समय जगह इतनी नहीं है कि 2 वाहन गुजर सकें, तो इस दौरान हादसे होने की भी संभावना बनी रहती है। और हैरान करने वाली बात है, क्योंकि सड़क वाहनों के लिए होती है, ना कि खलिहान बनाने के लिए, पर यहाँ पर इसे खलिहान में तब्दील कर दिया गया है और जिम्मेदार मौन है। बिल्कुल बड़ा सवाल दीपक कि इस तरह से अगर खलिहान सड़कों को बनाया जा रहा है तो अधिकारी इस पर क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उम्मीद यही कि कार्रवाई जल्द ही हो।
आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर है। प्रोफेसर दंपति मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त कर दिए गए हैं। बीते दिनों दंपति के निवास पर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा था। आय से 72% ज्यादा संपत्ति इनके हवाले से मिली थी। बायोकेमिस्ट्री विभाग में डॉक्टर अशोक साहू पदस्थ हैं, जिन्हें बर्खास्त किया गया है। डॉक्टर तृप्ति गुप्ता, इन्हें भी बर्खास्तगी का नोटिस जारी हो चुका है। डीन कार्यालय ने कार्रवाई की है। दोनों प्रोफेसर की नियुक्तियों में गड़बड़ी भी पाई गई थी। विभागीय जांच में खुलासा हुआ, बिना जरूरी अर्हताओं के ये प्रोफेसर्स काम कर रहे थे। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर है। नौकरी से 2 भाइयों को हटाया गया और लाखों का पेंट इन दोनों भाइयों ने चुरा लिया। गोदाम की डुप्लीकेट चाबी बनवाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हार्डवेयर दुकान संचालक ने सीसीटीवी से इनकी चोरी पकड़ी। सीसीटीवी में दुकान में पेंट चोरी करते हुए ये आरोपी साफ नजर आ रहे हैं। दुकानदार ने 3 महीने पहले दोनों को नौकरी से निकाल दिया था। हजीरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब निवाड़ी से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई थी। कटर मशीन से शवों को बाहर निकाला गया। नैकोवा से पृथ्वीपुर की ओर कार जा रही थी, जो कि हादसे का शिकार हुई। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। तो निवाड़ी की यह घटना, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। और खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 18।